हे एवरीवन, तो आज मैं डार्विन्स गेम एनीमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक साइंस फिक्शन और मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का एनीमे है और अगर बात करें रेटिंग्स की तो इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और माई एनीमे लिस्ट की भी रेटिंग है 7.2 और 85% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमादा नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि एक इनविजिबल मैन से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दरअसल हमादा डार्विन्स नाम का एक गेम खेल रहा है और वो इनविजिबल मैन हमादा का अपोनेंट है। तो गेम के बारे में हम बाद में समझेंगे, अभी स्टोरी पर ध्यान दीजिए। हमादा भागते हुए सोच रहा था कि आखिर वो मदद के लिए किसको बुलाए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी वो कनामी नाम के अपने एक दोस्त को इस गेम का लिंक सेंड करके कहता है, मेरे दोस्त मुझे माफ करना पर तुम जल्दी आ जाओ। भागते भागते हमादा डेड एंड पर पहुंच गया था, मतलब अब वो आगे नहीं भाग सकता, उसे अपने अपोनेंट का सामना करना होगा। हमादा कहता है, मेरे दोस्त कहाँ हो तुम, प्लीज जल्दी आ जाओ। कनामी का तो नहीं पता लेकिन वो किलर वहाँ पर जरूर पहुँच जाता है। हमादा उस पर अटैक करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो तो उसे देख ही नहीं पा रहा था। तो सारे अटैक्स वेस्ट चले जाते हैं और किलर हमादा को वहीं पर मार डालता है। अब अगले दिन हम कहानी के मेन कैरेक्टर कनामी को देखते हैं जो कि क्लास में बैठकर कुछ बाइक्स देख रहा था। वो भी अपने बाकी दोस्तों की तरह एक बाइक खरीदना चाहता था लेकिन वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। तभी उसका एक दोस्त शीनो आकर उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें जमीन पर बॉडी का आउटलाइन बना हुआ था और पिछले कुछ समय से ऐसे आउटलाइंस शिबुया शहर के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं और सभी का ये मानना है कि शायद ये किसी आर्टिस्ट का काम है। खैर, सेम टाइम पर क्योदा आकर इनसे हमादा के बारे में पूछता है। क्योदा हमादा का दोस्त है। ये दोनों उसे बताते हैं कि आज तो वो एब्सेंट है। क्योदा काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था क्योंकि कल रात को हमादा ने उसे भी नोटिफिकेशन भेजा था। वो कहता है, ठीक है, अगर हमादा के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। क्योदा जा ही रहा था कि तभी कनामी को याद आता है कि अरे हाँ, कल रात उसने मुझे एक लिंक भेजा था। क्योदा यहाँ पर उसे रोक पाता, उससे पहले ही कनामी उस लिंक को ओपन करके गेम लॉन्च कर देता है, जिसके बाद उस गेम से एक स्नेक बाहर आता है और कनामी को बाइट कर लेता है। कनामी के अलावा यहाँ पर उस स्नेक को कोई और भी नहीं देख पाया था। कनामी इतना ज्यादा शॉक होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जिसके बाद ही उस ऐप पर कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जैसे कि न्यू प्लेयर कनामी इज कंफर्म, हमादा इज डेड और अगला मैच 1 घंटे में ही शुरू होगा। अब अगले सीन में कनामी मेडिकल रूम में था और वो डॉक्टर से कहता है कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है तो वो घर जाना चाहेगा। डॉक्टर यहाँ पर उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने को देती हैं लेकिन पेन नीचे गिर जाती है। कनामी टेबल के नीचे जैसे ही हाथ बढ़ाता है उसे वो पेन फौरन ही मिल जाती है और फिर वो साइन करके बाहर जाता है। क्योदा और शिनो दोनों बाहर उसका वेट कर रहे थे और क्योदा उससे कहता है कि उस गेम को मत खोलना, मैं रात को तुम्हारे घर आकर उस गेम के बारे में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वहीं अंदर डॉक्टर को उस जैसा एक और पेन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे ठीक से याद है कि इस जैसा तो सिर्फ एक ही पेन था। वहीं दूसरी तरफ अब कनामी ट्रेन पर था और वो इस गेम के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ये गेम है क्या चीज और क्योदा इसे लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों है। वो ये सब सोच रहा था और क्योदा के मना करने के बावजूद वो उस गेम को ओपन कर लेता है, जिसके साथ ही उसे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि बैटल कंफर्मेशन का था, जिस पर कनामी क्लिक भी कर देता है जिससे उसके और पांडा नाम के अपोनेंट के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। फिर जब कनामी अपनी नजरें उठाकर देखता है तो पांडा भी उसी ट्रेन में था जिसके हाथ में एक चाकू थी और वो धीरे धीरे कनामी की तरफ ही बढ़ने लगता है। कनामी बिल्कुल कंफ्यूज था कि आखिर ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। कनामी सोचता है कि शायद ये किसी तरह का प्रैंक हो और पांडा उस पर अटैक कर देता है। तब जाकर इस लड़के को बिलीव होता है कि वो सच में उसे मारने आया है। शुक्र है कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई थी और दरवाजा खुलते ही कनामी उसे धक्का देकर वहाँ से भागता है, लेकिन वो पांडा अभी भी उसका पीछा कर रहा था और कनामी बिल्कुल कंफ्यूज होकर भागे जा रहा था। ना ही वो उसे जानता है, पहचानता है और ना ही उससे कभी मिला है, फिर भी वो उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। खैर, कनामी जैसे तैसे भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है लेकिन पांडा यहाँ पर ऑफिसर तक को मार डालता है और ये देखकर कनामी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे लगता है कि आज तो वो गया। पांडा कनामी को मारने ही वाला था कि तभी सही समय पर क्योदा वहाँ पर आ जाता है और पांडा पर अटैक कर देता है, लेकिन पांडा पर इस अटैक का कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है उसके कॉस्ट्यूम की वजह से और उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी तो वो वापस से इनविजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योदा के पास भी ऐसी पावर थी कि वो इनविजिबल चीजों को भी देख सकता था, तो वो उस पर अटैक करता है लेकिन फिर भी पांडा पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था और वो उल्टा क्योदा पर ही अटैक करके उसे घायल कर देता है। क्योदा को घायल देखकर कनामी की बिल्कुल सटक जाती है और वो पांडा को धक्का देकर क्योदा को लेकर वहाँ से निकलता है। फिर दोनों काफी दूर एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं लेकिन पांडा अभी भी इन्हें ढूंढ रहा था। कनामी एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है
लेकिन कॉल नहीं लगती। तब यहाँ पर क्योदा बताता है कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस गेम के दौरान इस एप्लीकेशन के अलावा फोन की कोई भी सर्विस नहीं यूज की जा सकती है, सिर्फ गेम के एप्लीकेशन के थ्रू ही कांटेक्ट किया जा सकता है। खैर, इसी दौरान कनामी को गेम से एक नोटिफिकेशन आता है सुका नाम की प्लेयर की तरफ से, जो कि पूछ रही थी कि क्या उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। वहीं पांडा इन्हें ढूंढते हुए बिल्डिंग में पहुंच जाता है, क्योंकि इस ऐप में एक सर्च नाम का फीचर है जिससे आप अपने अपोनेंट को ढूंढ सकते हैं। अब इस फीचर से आपको एरिया तो पता चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल सकती। इसलिए पांडा बिल्डिंग में पहुंच तो गया था, लेकिन अभी तक इन्हें ढूंढ नहीं पाया था। वहीं दोनों लड़के जगह चेंज कर लेते हैं। तब क्योदा कनामी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है, मेरे पीछे नहीं। टाइमर खत्म होने तक अगर कनामी सरवाइव कर गया तो वो ऑटोमेटिकली ही गेम जीत जाएगा। अब ये सब सुनते ही कनामी अकेले ही निकल जाता है, ताकि वो जल्दी से ये स्टूपिड गेम खत्म करके अपने दोस्त क्योदा की हेल्प कर सके। कनामी वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और पांडा उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन कनामी उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देता है और उस पर हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पांडा फिर से अपनी पावर का यूज कर लेता है, जिससे कनामी उसे फिर से नहीं देख पा रहा था, और पांडा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। तभी सेम टाइम पर पीछे से एक गाड़ी आकर उसे हिट कर देती है, जिससे कनामी बच जाता है। और सेम टाइम पर नोटिफिकेशन भी आता है, जिससे कनामी को पता चलता है कि वो ये गेम जीत चुका है। और वहीं पांडा पीस बाय पीस गायब हो जाता है। अब कनामी जब वापस से क्योदा के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि क्योदा भी मर चुका है, और क्योदा ने मरने से पहले कनामी को एक लास्ट मैसेज किया था, जिसमें लिखा हुआ था सर्वाइव। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कनामी बिल्कुल डिप्रेस होकर अपने घर में पड़ा हुआ था, क्योंकि एक ही दिन में उसने अपने 2 दोस्त खो दिए थे और एक अजीब से गेम में भी फंस गया था, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। वो लेटकर ये सब सोच ही रहा था, तभी फिर से गेम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि वो एक प्राइज जीता है। उस प्राइज पर क्लिक करते ही वो फौरन उसके घर पर डिलीवर भी हो जाता है, जो कि एक गन थी। अब कनामी उस गन को देखकर डिसाइड करता है कि वो मरेगा नहीं, उसे सरवाइव करना ही होगा, और वो इस गेम के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। अगले सीन में हम एस नाम के क्लैन को देख पाते हैं, जो कि डार्विन्स गेम के सबसे खतरनाक क्लैन्स में से एक है। ये क्लैन मिलकर शिबुया में मौजूद बाकी के क्लैन्स को एक एक करके खत्म कर रहा होता है। अब अगले दिन सुका एक जगह पर बॉडी आउटलाइंस को काउंट कर रही थी। किसी ने पूरे के पूरे 12 प्लेयर्स को ही मार डाला था, और तभी सेम टाइम पर उसे कनामी का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है। अब रात को कनामी एक फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां पर सुका ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। कनामी कहता है, तो क्या अब तुम मुझे गेम के बारे में बताओगी या नहीं। सुका उसे पहला सवाल पूछने देती है बिना किसी कंडीशन के, और कनामी पूछता है कि गेम को क्विट कैसे कर सकते हैं। सुका कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज पर भी ये बात बताई थी कि गेम को क्विट करने का कोई तरीका नहीं है, मरकर ही क्विट किया जा सकता है। कनामी बिलीव ही नहीं करता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रास्ता ही ना हो। मैं एक ऐसे गेम का हिस्सा बिल्कुल नहीं रहना चाहता जिसमें हर पल मौत का खतरा हो। सुका इस पर जवाब देती है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, मारो, जीतो और सरवाइव करो, बस यही एक रास्ता है जिंदा रहने का। फिर कनामी उससे एक दूसरा सवाल करता है, तभी सुका उसे रोक देती है और कहती है, मुझे तुम पर जब तक पूरा भरोसा नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताने वाली। कनामी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया। सुका कहती है, मुझे अपनी सिजिल बताओ और उसे यूज करके भी दिखाओ, तभी मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अब कनामी को तो पता ही नहीं था कि आखिर में ये सिजिल होती क्या है। तो दरअसल इस गेम को स्टार्ट करते ही जब स्नेक बाइट करता है तो उसी वक्त प्लेयर को एक पावर मिल जाती है, जिसे गेम की लैंग्वेज में सिजिल कहा जाता है। सुका उस पर बिलीव ही नहीं करती और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ही ना हो। वो उसे गेम ओपन करने को कहती है। प्लेयर के अवतार के नीचे ही उनकी सिजिल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन यहाँ पर कनामी के मामले में सिजिल के प्लेस पर एरर शो कर रहा था। सुका कहती है ये नामुमकिन है। वो स्नेक सभी को एक सिजिल देता है और ये सिजिल सांस लेने जितना नेचुरल होता है। अगर कोई प्लेयर ना चाहे तब भी वो अपनी सिजिल यूज कर सकता है। सुका को कनामी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि कनामी अपनी सिजिल के बारे में जानबूझकर नहीं बता रहा है। कनामी कहता है, ठीक है, बताओ मुझे तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सुका कहती है, इस वक्त तो बस अपना बैकपैक ही खोल कर दिखा दो कि कहीं तुम कोई हथियार लेकर आए हो या नहीं। अब यहाँ पर कनामी फंस गया था क्योंकि उसके बैकपैक में सच में एक वेपन था। सुका फौरन ही यहाँ पर दोनों के बीच में एक बैटल स्टार्ट करके उसके पीछे पड़ जाती है। कनामी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुका के पास कंट्रोलर था जिससे वो फैक्ट्री के सारे गेट क्लोज कर देती है और अब कनामी फंस चुका था। सुका का सामना करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कनामी अपने बैग से स्टन गन को निकालता है उस पर हमला करने के लिए, जिसे सुका बिल्कुल आसानी से एक ही बार में तोड़ देती है।
जिसके बाद कनामी उससे दूर भागने लगता है और बेचारा भागते हुए यही सोच रहा था कि उसके पास कोई वेपन भी नहीं है, काश कि एक वेपन होता। कि तभी अचानक उसके हाथ में पता नहीं कहां से एक गन आ जाती है, जिससे वो फौरन सुका पर अटैक कर देता है। वहीं सुका समझ जाती है कि कनामी ने अपनी सिजिल का इस्तेमाल किया है। इससे सुका और भी ज्यादा चिढ़ चुकी थी और डिफेंस मोड पर आ जाती है और कनामी पर अटैक किए जा रही थी। वहीं कनामी को भी समझ आ चुका था कि अभी अभी उसने अपनी सिजिल का ही यूज करके उस गन को क्रिएट किया है। अब कनामी एक और गन को क्रिएट करता है और उसे एक जगह पर सेट कर देता है। उस गन से शूट होते ही सुका उस जगह पर पहुंच जाती है और तभी कनामी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने को कहता है। सुका कहती है, मौका मिलते ही तुम्हें अपने दुश्मन को मार देना चाहिए। कनामी कहता है, फिलहाल तो हम दोनों ही सरवाइव करेंगे। सुका इससे समझ जाती है कि कनामी को तो सच में इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो उसे बताती है कि एक बार मैच शुरू होने के बाद उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है जब तक सामने वाला अपोनेंट खुद ही सरेंडर ना कर दे। तो यहाँ पर ये सब बताकर सुका खुद ही सरेंडर कर देती है, जिससे उसके कुछ पॉइंट्स कनामी को मिल जाते हैं और वहीं कनामी बेहोश हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक रेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कनामी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुकी थी। अब अगली सीन में जब कनामी की आँख खुलती है तो वो एक शानदार सी जगह पर सुका के साथ बेड पर था। यहाँ पर सुका कनामी से एक फेवर मांगती है कि कनामी, क्या तुम मेरे साथ एक फैमिली स्टार्ट करोगी? नहीं, तुम लोग ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ और आगे का सुनो। ये सुनकर कनामी बिल्कुल शर्मा जाता है और तभी सुका उसे बताती है कि असल में वो एक क्लैन बनाने की बात कर रही है। दरअसल डार्विन्स गेम में क्लैन एक बिल्कुल परिवार की तरह ही होता है। अब दोनों एक लिफ्ट में थे और सुका कनामी को यहाँ पर बता रही होती है कि जिस जगह पर अभी वो लोग थे उसे शेल्टर आइटम कहते हैं, जो कि गेम का ही एक फीचर है जिसे 10 पॉइंट्स देकर एक हफ्ते के लिए यूज किया जा सकता है। अब इस शेल्टर आइटम को यूज करने से ये होता है कि एक हफ्ते तक कोई भी आपको मैच के लिए चैलेंज नहीं कर सकता, मतलब एक हफ्ते चैन की सांस। यहाँ पर सुका उससे पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करने वाली बात भी शेयर करती है। अब बाहर आकर कनामी उसके उस सवाल का जवाब देता है कि हाँ, वो उसके साथ क्लैन बनाएगा। फिर वो अब घर के लिए निकलता है, लेकिन उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे। तभी वो रास्ते में अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालने के लिए रुकता है और तभी उसे पता चलता है कि जो 10 पॉइंट्स उसने जीते थे, सुका को हराकर वो 1 मिलियन कैश में कन्वर्ट हो गए हैं। इतने सारे पैसे देखकर वो बिल्कुल हैरान था और अब वो ये भी समझ चुका था कि आखिर उसके दोस्तों ने इस गेम को क्यों ज्वाइन किया था। लेकिन आखिर इतने पैसों का भी क्या फायदा जब आखिरी में मर ही जाना है। सेम टाइम पर उसे गेम की तरफ से शिबुया ट्रेजर हंट नाम से एक नोटिफिकेशन आता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 2 लोगों की तरफ जो कि आपस में लड़ रहे थे और यहाँ पर वो लड़की उस बंदे को काफी ज्यादा आसानी से हरा देती है। फिर वो बंदा कहता है कि पहले मुझे लगा था कि शिबुया में उन 12 लोगों को एस क्लैन के मेंबर्स ने मारा है, लेकिन वो तुम थी ना। वो लड़की इस सवाल का कोई भी जवाब दिए बगैर ही वहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुका कनामी के साथ शिबुया में ही घूमते हुए उसे गेम के सारे रूल्स समझा रही होती है, जैसे कि गेम का नाम कभी भी पब्लिकली नहीं लेना है, डी गेम या फिर डेथ गेम करके ही मेंशन करना है, वरना उसे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, मींस मार दिया जाएगा। खैर, अब इसके बाद दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं जहां पर कनामी पूछता है कि सुका, आखिर तुमने ये गेम क्यों ज्वाइन किया, जिसका सुका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुका कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही होती है और कनामी चेंजिंग रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस बंदे को कनामी की इंफॉर्मेशन बेच देती है, जिसके बाद वो बंदा उसी मॉल में कनामी के पास आ पहुंचता है। कनामी अपने फोन की तरफ देखते हुए गेम के बारे में ही सोचे जा रहा था और तभी वो बंदा आकर उससे उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि कहीं और चलें, तुमसे थोड़ी बात करनी है। रास्ते में वो कनामी से कहता है, वैसे तुम अपने फोन को लेकर कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर उसके फोन को कुछ हुआ तो उसे ना ही मैच के बारे में कुछ पता चल पाएगा और ना ही वो अपने अपोनेंट को ढूंढ सकेगा और ना ही बचने के लिए कोई शेल्टर खरीद सकेगा। ये सब सुनकर कनामी काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं वो उसके फोन के साथ कुछ कर ना दे। फिर दोनों एक गली में पहुंचते हैं जहां पर वो बंदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए हो, पांडा और अनडिफीटेड क्वीन सुका को हराकर। सुका ए रैंक की प्लेयर है जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। ये सब बकवास मारने के बाद वो बंदा कनामी के साथ एक मैच स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर कनामी में ऐसा क्या खास है कि उसने ए रैंक की प्लेयर तक को हरा डाला। कनामी साफ कहता है कि देखो, मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, ये गेम तो उसने गलती से ज्वाइन कर लिया था। वो बंदा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लग जाता है। वहीं सुका जब चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो कनामी वहाँ नहीं था और तभी उसके पास रेन का कॉल आता है। दरअसल सुका ने रेन को एस क्लैन और डेंजो बॉक्सिंग क्लब की इंफॉर्मेशन निकालने का काम दिया था। रेन को जितना भी पता चल पाया था वो सब सुका को बता देती है
और फिर ज्यादा पैसे देने पर वो सुका को ये भी बता देती है कि अभी अभी उसने कनामी की इन्फॉर्मेशन किस बंदे को दी है। वहीं वो बंदा कनामी की पिटाई कर रहा था और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने एक ए रैंक की प्लेयर को कैसे हरा दिया। तभी कनामी कहता है भाई तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। और फिर वो अपने सिजिल का यूज करके एक स्टन गन क्रिएट कर लेता है और उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा अपने डिफेंसिव मोड पर आ जाता है। और फिर जब कनामी उस पर दोबारा से अटैक करता है तो इस दौरान कनामी उससे उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि अब हथियार डाल दो। सेम टाइम पर सुका भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिस वजह से वो बंदा ना चाहते हुए भी सरेंडर कर देता है और ये गेम यहीं पर ओवर हो जाता है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि असल में वो डेंजो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर है और उसका नाम है तेंजी। इसी दौरान शिबुया ट्रेजर हंट स्टार्ट भी हो जाता है और तीनों प्लेयर्स अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, जिससे कनामी काफी ज्यादा घबरा जाता है। सुका कहती है घबराओ मत, हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं और शायद हम दोनों एक ही जगह पर टेलीपोर्ट ना हो, इसलिए सबसे पहला काम होगा एक दूसरे को ढूंढना। इसी के साथ तीनों प्लेयर्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब कनामी एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में था, जहां पर उसके फोन में गेम की तरफ से दोबारा एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें इस इवेंट के सारे रूल्स लिखे हुए थे। रूल्स ये है कि सभी प्लेयर को 24 घंटे के अंदर ही 3 रिंग्स कलेक्ट करनी है। अब जाहिर सी बात है कि प्लेयर्स ज्यादा हैं और रिंग्स कम हैं, तो रिंग्स हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारना ही पड़ेगा। और तो और इस बार सर्च फीचर को भी डिसेबल कर दिया गया है, मतलब खुद ही ढूंढो, छीनो और मारो। और जितने भी रिंग्स हैं उन पर अलग अलग स्टोन्स लगे हुए हैं और सभी स्टोन्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं और इन रिंग्स को गेम के कैमरे से देखकर ही ढूंढा जा सकता है। कनामी अपने रूम में जब उस कैमरे के थ्रू देखता है तो उसे उसका पहला रिंग मिल जाता है। ये रिंग देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब कनामी कैमरे से उसे देखता है तो ये रूबी स्टोन था जिसके 5000 पॉइंट्स मिल रहे थे और अगर इन पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 50 मिलियन येन इनकी कीमत है। और आखिरी रूल ये है कि गेम खत्म होने से पहले अगर कोई भी प्लेयर 3 रिंग्स कलेक्ट नहीं कर पाया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेन भी इसी बिल्डिंग में टेलीपोर्ट हुई थी। फिर सीन जाता है एस क्लैन के मेंबर्स की तरफ। यहाँ पर जो क्लैन का लीडर वैंग था वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो शिबुया के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, तो उसके इस इवेंट को जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। खैर यहाँ पर एक प्लेयर जिसके पास फायर की पावर थी वो वैंग पर अटैक करती है, लेकिन वैंग पर उस फायर का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा उस लड़की को ही बिल्डिंग से धक्का देकर मार डालता है और इस तरह से 300 प्लेयर में से पहला प्लेयर कम हो जाता है। इसी के साथ इस पूरे एरिया में एक बहुत ही जोर की आवाज होती है जिसे सुनकर लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। जाहिर सी बात है ये डार्विन्स गेम का ही एक मूव था ताकि इस इवेंट में बाहर के लोग दखल ना दे सके। सीन अब वापस से कनामी की तरफ जाता है। वो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा ओपन करता है तो उसे बाहर बॉडी का एक आउटलाइन नजर आता है, मतलब बिल्डिंग में ऑलरेडी मारामारी स्टार्ट हो चुकी है। वो फौरन से ही लिफ्ट के करीब पहुंचता है और तभी कैमरे से चेक करने पर उसे पता चलता है कि कोई प्लेयर लिफ्ट से ऊपर की तरफ आ रहा है जिसके पास रिंग है। कनामी सीढ़ियों के पास जाकर छुप जाता है और तभी वो प्लेयर लिफ्ट से बाहर निकलता है और कनामी को देखकर उस पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए कनामी नीचे भागता है, लेकिन सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी जड़ों से ब्लॉक हो रखी थी, जिस वजह से कनामी वापस से एलिवेटर की तरफ भागता है, लेकिन पकड़ा जाता है। कनामी खुद ही उस प्लेयर को अपनी रिंग दे देता है और कहता है देखो मैं लड़ना नहीं चाहता, तुम्हें रिंग चाहिए थी ना, ये ले लो। उस प्लेयर को भी कोई एतराज नहीं होता क्योंकि इस इवेंट में प्लेयर्स को मारने के कोई भी पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो वापस उसी लिफ्ट में चला जाता है। उसके जाते ही कनामी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि वो इस बेवकूफ से गेम में कैसे फंस गया। फिर कनामी भी उसी लिफ्ट से जाने की सोच रहा था, तभी रेन आकर कहती है कि अगर मैं होती तो उस लिफ्ट से कभी ना जाती। कनामी उससे पूछने लग जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है जिसमें उसी बंदे की लाश थी जो कि अभी कुछ ही समय पहले उस लिफ्ट में गया था। रेन उसे बताती है कि इस बिल्डिंग में एक फ्लोरिस्ट है और ये सब उसी का किया कराया है। उसने ही सारे सीढ़ियों के रास्ते ब्लॉक्स कर रखे हैं ताकि प्लेयर जानबूझकर लिफ्ट यूज करें। जी हाँ, आसान शब्दों में ये लिफ्ट एक डेथ ट्रैप है। रेन यहाँ पर कनामी को उसके साथ थीम अप होने का ऑफर देती है ताकि दोनों ही इस बिल्डिंग से सही सलामत निकल सके। अगर अकेले खेलेंगे तो बाकियों की तरह ही मारे जाएंगे। कनामी के पास भी कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए वो रेन का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। सीन अब शिफ्ट होता है कुछ लोगों की तरफ जो कि इस इवेंट को देखकर इसे एंजॉय कर रहे थे और इस पर बोली वगैरह भी लगा रहे थे कि कौन से प्लेयर जीतेगा। यहाँ पर सभी प्लेयर्स की रैंक भी बताई जाती है। नंबर 1 पर 6 रिंग्स के साथ थी सुका, नंबर 2 पर 5 रिंग्स के साथ एस क्लैन था और नंबर 3 पर वही फ्लोरिस्ट था जिसने पूरी बिल्डिंग को ब्लॉक कर रखा है। बाय द वे, अब सीन वापस से कनामी की तरफ जाता है। वो और रेन एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी रेन उससे यहाँ पर फ्लोरिस्ट के बारे में बताती है कि कभी भी वो अपने अपोनेंट के सामने नहीं आता और हमेशा छुप कर ही वार करता है।
इसी बातचीत के दौरान इन्हें रास्ते में डेड बॉडी का एक आउटलाइन नजर आता है, जिसे देखकर कनामी का दिमाग दौड़ता है और वो कहता है रुको, जब प्लेयर्स मरते हैं तो ऐसा मार्क क्रिएट हो जाता है, लेकिन एलिवेटर में तो बॉडी पड़ी हुई थी। इसका मतलब है कुछ प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं जिन्हें वो फ्लोरिस्ट कंट्रोल कर रहा है। कनामी जब कैमरे से देखता है तो उसकी बात सच निकलती है, वो प्लेयर्स इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। ये दोनों फौरन ही वहाँ से भागते हैं, लेकिन तब तक वो प्लेयर्स भी वहाँ पहुँच गए थे और वो इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रेन उन पर ग्रेनेड से अटैक करके वहाँ से कनामी को लेकर निकलती है, लेकिन वो प्लेयर अभी भी इनकी तरफ बढ़ रहे थे। कनामी को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग उन्हें ढूंढ कैसे रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई रिंग भी नहीं है। और तभी उसकी नजर जाती है सीसीटीवी कैमरे पर और वो समझ जाता है कि फ्लोरिस्ट उन्हें कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहा है। वो कैमरे पर शूट करके उसे तोड़ देता है और फिर कनामी ऐसा सभी कैमरे के साथ करता है, जिससे फ्लोरिस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है कि चलो इस लड़के में कम से कम जरा सा दिमाग तो है। अब फ्लोरिस्ट का इन दोनों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उनकी लोकेशन नहीं देख पा रहा था। तब फ्लोरिस्ट एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाता है, हर फ्लोर के हर एक रूम को चेक करने की। वहीं ये दोनों एक रूम में ही जाकर छुपे हुए थे और इन्हें पता था कि यहाँ छुपकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे वो पकड़े जाएंगे। तो फिर ये दोनों भी अपना खुद का एक प्लान बनाते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये बंदे उसी रूम में जा पहुंचते हैं जहाँ पर ये दोनों छुपे हुए थे, लेकिन ये दोनों ही वहाँ पर नहीं थे। सेम टाइम पर बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है। ये रेन थी जिसने सीढ़ियों का रास्ता अनब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन एक बॉम्ब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं वो बंदे आवाज सुनते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और रेन पर शूट करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर रेन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि असल में जब वो मिडिल स्कूल में थी तब उसे किसी ने इस गेम का लिंक भेजा था और रेन की सिजिल ये है कि वो हर एक एटम के मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकती है। अब आपको पता ही है कि इस दुनिया की हर एक चीज एटम से ही बनी हुई है, तो रेन को पहले ही पता चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगले पल कहाँ पर होगा। और इस तरह से जब वो बंदे उस पर शूट करते हैं तो रेन बिल्कुल आसानी से सारी बुलेट्स मिस कर देती है। फिर वो ऊपर की तरफ भागती है और वो बंदे उसे फॉलो करते हैं। अब एक जगह पर जाकर वो रुक जाती है और वो भी अब उन पर अटैक करती है और कुछ बंदों को वहाँ पर मार भी डालती है। रेन की फाइटिंग स्किल देखकर फ्लोरिस्ट काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे थोड़ा सा शक भी होता है कि कनामी कहाँ गायब है। फ्लोरिस्ट कुछ समझ पाता तभी उसे फिर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि कनामी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुका था। दरअसल वो विंडो के थ्रू आया था। ये देखकर वो फ्लोरिस्ट पछताने लगता है कि उसे कनामी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। खैर, फिर कनामी कंट्रोल रूम में जाने के लिए एक और ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन तभी वो फ्लोरिस्ट खुद ही सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्लोरिस्ट यहाँ पर जड़ों का यूज करके एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से कनामी के अटैक से उस पर एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि फ्लोरिस्ट कनामी पर ही उल्टा भारी पड़ता है और वो उसे लगभग मारने ही वाला था कि तभी कनामी जोन आउट हो जाता है और अगले पल कनामी के सामने उसके जैसा दिखने वाला एक बंदा था, जो कि उसे बता रहा था कि उसकी सिजिल उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर कनामी को वापस से होश आता है और वो क्योदा के उसी सर्वाइव वाले मैसेज के बारे में सोचकर कहता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर वो अपनी सिजिल से कुछ स्पेशल बुलेट्स और एक मशीन गन क्रिएट करता है, जिससे अटैक करने पर फ्लोरिस्ट के शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फ्लोरिस्ट अब एक लास्ट बार अपनी पूरी पावर का यूज करके कनामी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे उसकी बेटी की हेलुसिनेशन होती है, जिससे वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अगले ही पल पूरा का पूरा गेम बदल चुका था। अब यहाँ पर कनामी के पास मौका था फ्लोरिस्ट को मारने का। वहीं फ्लोरिस्ट मन में अपनी बेटी से माफी मांगकर कनामी को बताता है कि अगर उसे मारना ही है तो मार दे, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे असल में दिल की बीमारी है और वो ऐसे भी मरने ही वाला है। ये सुनकर कनामी कहता है तुम तो ऐसे ही मरने वाले हो, तो मैं तुम्हें मार कर क्या करूँगा। तभी रेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर वो फ्लोरिस्ट से पूछती है कि इस बिल्डिंग में आखिर कितनी रिंग्स हैं। फ्लोरिस्ट बताता है कि तकरीबन 24 रिंग्स हैं। इस पर रेन बताती है कि जब हम यहाँ पर फालतू में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, तब बाकी के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने काफी सारे रिंग्स कलेक्ट कर ली है और इस समय पर एस क्लैन के लीडर के पास कम से कम 32 रिंग्स हैं और अब इनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं बची हुई है कि ये इंडिविजुअली पावरफुल प्लेयर का सामना कर सकें। तभी कनामी कहता है कि अब हमें खुद का एक क्लैन बनाना पड़ेगा, तभी हम एस क्लैन का सामना कर सकते हैं। कनामी कहता है तो फिर क्या कहते हो, अकेले मरना है या फिर एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बाकी के एपिसोड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।